हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अमरेंद्र कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल एक मैथमेटिकल सलूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं दोस्तों, हम कक्षा 10 की फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 3 वीडियो आपको दे चुके हैं और हम आज फिजिक्स में बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पे। ठीक है, किस पे? अति लघुत्तरीय प्रश्नों पे हम लोग आज बात करते हैं। तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों में आप देखेंगे, हम फिजिक्स के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आज आपको लोगों को बताएंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट हैं, वही आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले जब वो तैयार हो जाएं आपके क्वेश्चन, वो उसके बाद में और आपको पढ़ने हैं। पहले हम जो फिजिक्स में बता रहे वो आपको पढ़ना है। यदि उतना आप तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप और क्वेश्चनों को तैयार करिएगा। सबसे पहले आपको यही पढ़ना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 अति लघुत्तरीय में हम आपको दिखाते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र लिखिए। तो सभी बच्चे पढ़ चुके हैं, पूरा साल हो गया, पेपर आने वाले हैं, सभी स्कीम भी आप लोगों की आ गई, सबको पता होगा, है ना, कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध निम्न है। क्या है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, उसकी फोकस दूरी f की दोगुनी होती है, अर्थात r बराबर 2f होता है। या आप कह सकते हैं कि f बराबर, यदि f बराबर लिखना आप चाहें तो f बराबर कितना हो जाएगा? f बराबर आपका हो जाएगा f बराबर r/2 भी आप लिख सकते हैं। क्या? f बराबर r/2। ठीक है, तो ये पहला आपका क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध लिखिए। तो अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ में आप संबंध जानते हैं क्या, कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, जहाँ u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, f क्या है? फोकस दूरी, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका बनता है। इस पे आपका एक न्यूमेरिकल पक्का है, 100%, एक न्यूमेरिकल पक्का है। न्यूमेरिकल भी हम आपको करवाएंगे, बिल्कुल 100% पक्का एक न्यूमेरिकल इस पे आता है ना। इसके बाद आप देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, स्नेल के नियम को लिखिए तथा समझाइए। तो स्नेल का नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या मतलब साइन है ना, वह अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात जो है किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। 1n2 मतलब पहले दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, 1n2 साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इस नियम को स्नेल का नियम वही कहते हैं। ये आपका अपवर्तन का सेकंड नियम जो है वही स्नेल का नियम भी कहलाता है। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा। ये चित्र फिगर बने, ये किरण यहाँ से आई, यहाँ से टकराने के बाद एक माध्यम ये था, दूसरा माध्यम नीचे था, टकराने के बाद यहाँ से थोड़ा विचलित हो गई, ये कोण आर बन रहा है, यहाँ कोण आई बन रहा है, माध्यम 2 है, माध्यम 1 है, यहाँ माध्यम 1 में वायु है, दूसरे माध्यम में कांच है ना। तो ये फिगर बहुत सरल है, सब आप लोग कर चुके होंगे, सिर्फ आपको देखना है कि इस समय क्या क्या हमको, एक महीना से कुछ ही ज़्यादा बचा है, बस मात्र मान लीजिए कि आज 17 तारीख आपकी है और 24 अप्रैल से एग्ज़ाम आपके हैं। तो 2 महीने लगभग पूरे अभी आपके पास हैं। तो उन 2 महीनों में आपने जो भी इतने पूरे साल में पढ़ा है, उसको इन 2 महीनों में हमें अच्छी तरीके से 1-2 बार रिवाइज़ करना है ना, कस के रिवाइज़ करना है कि जो हमने पढ़ा है उसमें से यदि क्वेश्चन आ जाए तो नहीं छूटना चाहिए, है ना। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रकाशिक केंद्र से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक लेंस के लिए उसके मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिनमें से गुजरने वाला प्रकाश की किरणें बिना विचलित या विस्थापित हुए सीधे बाहर निकल जाती हैं, वह बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। परिभाषा है, इसमें कोई रट्टा नहीं माना, समझ के आपको याद करना है, समझना है, आराम से पढ़िएगा। कि प्रत्येक लेंस के लिए उसके मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिसमें से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए या विस्थापित हुए सीधे बाहर निकल जाती है, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बस हो गया, है ना। रटना नहीं, आराम से समझ के करना, आपको रटना नहीं है। ठीक है, इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताइए। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। प्रथम नियम क्या है? अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। ये आपका फिगर बना है, ये आपका पहला है। द्वितीय नियम क्या है? जो स्नेल का नियम था,
है ना, वही आपका द्वितीय नियम है। अपवर्तन का द्वितीय नियम वही आपका है नंबर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, सब बिल्कुल ये 100% वाले क्वेश्चन है, 95%। बिल्कुल 100% तो कुछ भी नहीं होता, इसलिए 90% से अधिक चांस है इनके आने के। रेटिना का क्या कार्य होता है ना, रेटिना का क्या कार्य होता है, तो मनुष्य की आँख में रेटिना क्या करती है, मनुष्य की आँख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क द्वारा होता है। तो रेटिना का क्या कार्य है, मनुष्य की आँख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही आपका बनता है। तो ये आपके क्वेश्चन 6 थे, 6 हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका निवारण कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप निकट दृष्टि दोष जब होता है तो इसमें अपोजिट बात समझनी है आपको कि दोष तो उसको निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब नज़दीक की वस्तु नहीं दिखती है, ऐसा नहीं, उसको निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं जब दिखती है, उल्टा होता है इसमें। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर कुछ पास आ जाता है ना। तो इसका निवारण कैसे करेंगे, है ना, इसका निवारण के लिए आप दूर के देखना है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, है ना। निकट दृष्टि दोष में से आप क्या समझते हैं, इसका निवारण कैसे करते हैं। तो ये आपका हो गया निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम लोग, है ना, इसको आपको इसमें उल्टा समझना है कि निकट दृष्टि दोष होता जब है तो पास की वस्तु हमको दिखाई देती है और दूर की वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। तो इसका निवारण है ना, क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूर है अवतल लेंस, निकट है तो अवतल। अब कैसे याद रखेंगे, निकट निकट मतलब पास, तो छोटा उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, 2 दर्पण होते हैं, तो निकट मतलब पास, तो पास कौन पहले कौन आता है छोटा ना, तो इसलिए उत्तल दर्पण इसमें प्रयोग किया जाता है निवारण करने के लिए। ओम का नियम क्या भैया, तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहें, समझना है रटना नहीं है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहें तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुपाती होती है। ये सिर्फ हमने अति लघुत्तरी है इसलिए हमने सिर्फ परिभाषा ओम के नियम की आपको बताई है। यदि यही लघुत्तरी में आएगा तो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा और फिर आगे भी बताएंगे हम आपको। ये सिर्फ अति लघुत्तरी की बात है 1 नंबर 2 नंबर में। ओम का नियम आ गया अति लघुत्तरी में, तब आपको इतना ही लिखना है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुपाती होती है। इतने क्वेश्चन हमने नोट किए थे, उनके आंसर भी लिखे हैं और इसके आगे के हमने क्वेश्चन जो है नोट किए हैं लेकिन उनके आंसर नहीं लिखे हैं। आंसर हम आपको बताए दे रहे हैं ओरली, आप चाहें तो लिख लें, नहीं तो सबके पास लिखे होंगे, इसलिए हमने सोचा लिखना बेकार है। आप लोगों को ये पता चल जाए क्या क्या हमें पढ़ना है, वो आप लोग स्वयं जो है वो तैयार कर लेंगे अपनी बुक से, आपके स्कूल में जो लिखाया गया है उससे, थोड़ी कहीं से भी, है ना। मॉडल से पढ़ते हैं तो मॉडल से, लेकिन क्वेश्चन ये आपको पढ़ने हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो वैद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है उससे आप क्या समझते हैं, तो इसमें आपको लिखना है कि वैद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप बढ़ने की घटना को वैद्युत धारा को ऊष्मीय मतलब ऊष्मा उत्पन्न होना, गर्मी होना। तो इसमें क्या होगा भाई, विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के तार में ताप में बढ़ जाए। हाँ, विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना है, जो चालक तार होगा उसका ताप बढ़ जाए तो वही आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत बल्ब, हीटर, स्थिर तथा विद्युत आर्क आदि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा के प्रवाह से यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो, किसी चालक के तार का टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, रटने वाली बात नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे वैद्युत सामर्थ्य की परिभाषा। तो वैद्युत सामर्थ्य जो है उसका एम्केस मध्य में मात्रक भी आपको पता होना चाहिए।
तो इसकी परिभाषा भी बहुत सिंपल सी आप पढ़ेंगे देखेंगे। तो किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, है ना, किसी वैद्युत परिपथ में क्या हो, किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की, विद्युत ऊर्जा जो खर्च हो रही किस दर से खर्च हो रही है उसको विद्युत सामर्थ्य कहते हैं अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका फार्मूला है ना, विद्युत सामर्थ्य P बराबर जो होता है इस ऊर्जा और बटे, है ना, ऊर्जा बटे समय होता है। क्या होता है कि कितनी ऊर्जा कितने समय में समाप्त हुई है, खर्च हुई है ना, वही किसी वैद्युत परिपथ में किस विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, ऊर्जा जो है कितनी व्यय हो रही पर सेकंड या पर मीटर घंटा या है ना पर मिनट, तो ऊर्जा जो है व्यय होने की दर है उसी को हम विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत साधारण हम बता रहे हैं, बहुत आराम से परिभाषाएँ इतनी आसान बता रहे हैं कि आप आसानी से इनको तैयार कर सकते हैं, बहुत सरल है ना, और इन बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आप पढ़िएगा देखिएगा, इनको याद करिएगा। इसके बाद आप लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं। तो ये बहुत एक लाइन का आंसर है कि धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं परिनालिका की अक्ष के समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, परिनालिका अक्ष के समांतर होती हैं। ठीक है, इसके बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए। ये सब अतिलघुत्तरी में है, अतिलघुत्तरी में आएगा तो सिर्फ आपको उसका नियम लिखना है, लघुत्तरी में आएगा तब चित्र बना के लिखना होगा और अच्छे समझाना होगा, लेकिन ये सब अतिलघुत्तरी की हम लोग बात अभी कर रहे हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ का अंगूठा, ये आपका दाएं हाथ का अंगूठा है, यदि दाएं हाथ का अंगूठा उसके पास की तर्जनी उंगली तथा मध्यमा उंगली को परस्पर एक दूसरे के लंबवत रखा जाए, मतलब इनके इसके बीच का 90 डिग्री होना चाहिए, इसके बीच, इसको हम बिल्कुल नीचे की तरफ कहते हैं या ऐसे रखें, देखो ये दोनों 90 पे हैं, ये वाला आया यहाँ पे सीधा होगा, ये ऐसा आपका होगा फिगर, ऐसा है ना, ये 90 डिग्री एक दूसरे से बना रहे हैं, है ना, लंबवत फैला कर इस प्रकार रखें कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये वाली जो हमारी उंगली है तर्जनी होती है ना, ये वाली अंगूठे के पास वाली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है, दिखा रही है, तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा, अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा की तरफ है, तो ये मध्यमा जो आपकी है उंगली चालक में धारा की दिशा बताएगी। समझे, यदि हमने तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा है, अंगूठा को चालक की गति की दिशा में रखा है, तो मध्यमा उंगली जो है आपकी धारा की दिशा बताएगी कि धारा किस तरफ बह रही। यह है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और उसी के से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को शायद बाएं हाथ की अंगुली अंगूठा की बात करता है। अब बाएं हाथ को ऐसे, अब ये बाएं हाथ देखना आपको, ये देखिए यहाँ से आया ये 90 पे है ना, ये यहाँ से आया 90 पे, तो यदि बाएं हाथ के अंगूठे संकेत अंगुली तथा मध्यमा अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर लंबवत हों, और संकेत उंगली जो है ना, ये वाली इसमें तर्जनी हुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा उंगली धारा की दिशा को व्यक्त करे, तब अंगूठा जो है चालक तार पर, अंगूठा क्या करेगा, चालक पर लगने वाले बल की, है ना, दिशा को व्यक्त करता है। ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, बिल्कुल सिंपल भाषा में आप समझिएगा। यदि अतिलघुत्तरी में आएगा तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, इससे आगे नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद आप इनको अच्छे से फिगर नहीं बनाना है। यदि अतिलघुत्तरी हमने बोला ना अतिलघुत्तरी में आएगा तो इसमें आपको इतना ही लिखना है और इसके आगे ज़्यादा इससे कुछ आपको नहीं लिखना है ना, बिल्कुल सीधी सी बात, इतना ही परिभाषा लिखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण होते हैं। तो ऊर्जा आदर्श कब होता है, स्रोत है ना, क्या गुण क्या होते हैं, ऊर्जा उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, प्रति एकांक या द्रव्यमान आयतन बहुत अधिक मात्रा में कार्य करता है, सरलता से उपलब्ध होता है, इसका परिवहन भंडारण सरल होता है, ऊर्जा का यह हानिकारक अवशेष उत्पन्न नहीं करता, अर्थात पर्यावरण की दृष्टि से इसका उपयोग सुरक्षित है। ये सब ऊर्जा के आपको आदर्श स्रोत के क्या गुण होने चाहिए, ये आपको पढ़ लेना है आराम से, किताब से पढ़ने वाली चीज़ें हैं बहुत, इसमें कोई वो नहीं है। किन्हीं दो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम बताइए। तो जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कोयला और पेट्रोलियम है। कौन है, कोयला और पेट्रोलियम, है ना। नाभिकीय संलयन को परिभाषित कीजिए। तो नाभिकीय संलयन आप जानते हैं, जब दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक
बनने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन मतलब संलग्न हो जाना, मिल जाना। तो जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक बड़ा नाभिक बनाने की प्रक्रिया बनाते हैं तो हम कहते हैं कि नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई है। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा भी निकलती है ना, ये आपको लिखना है। और नाभिकीय विखंडन मतलब टूटना होता है। जब किसी भारी नाभिक पर मंद है ना गामी न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं तो इसका विखंडन हो जाता है, विभाजन दो हल्के नाभिकों में हो जाता है। सब क्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा इसमें भी मुक्त होती है। तो उसको जब एक बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो नाभिकीय विखंडन होता है। और जब दो छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 17 क्वेश्चन हमने आपको बताए। ये सिर्फ अभी अति लघु उत्तरीय हैं। कौन से हैं ये? अति लघु उत्तरीय हैं, इसलिए निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, दोनों अच्छे हैं क्वेश्चन। इनका फिगर हमने नहीं डिस्प्ले किया और ना तो बनाया है और ना तो हम आपसे बनाने कह रहे हैं, क्योंकि ये अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितना हमने आपको बताया है सिर्फ इतने ही क्वेश्चन, ये 17 क्वेश्चन हैं। आप लिख के नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, है ना, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इसमें से यदि आपको बोर्ड पर एग्जाम में ना मिले तो बताना हमें, ठीक है। इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, 17 क्वेश्चन है, इसी में 13 लघु उत्तरीय आपको फिजिक्स के मिलेंगे, देखना है, ये हमारा वादा है। तो यदि आपका को हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो आप देखते रहिए। हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इकट्ठा कर रहे हैं, ला रहे हैं, मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाएं। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा कर्तव्य है कि हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स दिला सकें, है ना, आपकी तैयारी करवा सकें। तो देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।